हम लोगों ने जय हिंद समाज पार्टी 25 जुलाई सन 2009 को गाजीपुर में बनाया था और हमारी विचारधारा जो है 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं और उन्हीं की जय बोल करके समाज जी रहा है। किसी को शिक्षा की ज़रूरत है तो उसके लिए भी देवी है, किसी को पैसे की ज़रूरत है तो उसके लिए भी देवी है, किसी को ताकत की ज़रूरत है तो उसके लिए भी देवी है। और उनकी जय जय बोल करके समाज अपना कीमती समय खो देता है। फिर ये समाज जो दूसरों की जय बोलता आया है, 33 करोड़ देवी देवताओं की जय बोलता आया है, राजा रानियों की जय बोलते आया है, ये अपनी जय कब बोलेगा? समाज के लोगों से हम लोग अपनी जय बुलवाएंगे और जय हिंद जय समाज का हम लोगों ने नारा दिया। क्या लग रहा है निषाद समाज इस बार 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा? भारतीय जनता पार्टी को निषाद समाज किसी कीमत पे वोट करने वाला नहीं है। संजय निषाद भाजपा की गुलामी करने वाले लोग हैं, वो समाज को न्याय और अधिकार नहीं दिला सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर। मेरे साथ जय हिंद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदलाल निषाद जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर और इनसे इनकी विचारधारा के ऊपर बातचीत करेंगे कि आखिरकार जय हिंद समाज पार्टी 2024 के चुनाव को लेकर क्या सोचती है। और जय हिंद समाज पार्टी का 2024 के जैसे देश के अंदर एक माहौल बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी 200-400 पार का नारा दिए हुए है, तो इसको लेकर ये क्या सोचते हैं। तो सर, आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है और आप समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, इन सभी विषयों को लेकर हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। जी 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 देखिए, हम लोगों ने जय हिंद समाज पार्टी 25 जुलाई सन 2009 को गाजीपुर में बनाया था जी। और हमारी विचारधारा जो है ये देखा हमने कि समाज के लोग रूढ़िवादिता में जीवन जी रहे हैं और कहीं ना कहीं से रूढ़िवादी होने के नाते वो विकास नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि भारत में हम लोग सुने हैं कि 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं और उन्हीं की जय बोल करके समाज जी रहा है। मतलब किसी को शिक्षा की ज़रूरत है तो उसके लिए भी देवी है, किसी को पैसे की ज़रूरत है तो उसके लिए भी देवी है, किसी को ताकत की ज़रूरत है तो उसके लिए भी देवी है। और उनकी जय जय बोल करके समाज अपना कीमती समय खो देता है। जय हिंद समाज पार्टी हम लोगों ने जब बनाया तो इसी पे विचार किया कि यार, ये जो समाज के लोग हैं इन देवी देवताओं की जय बोलते रहते हैं, आखिर अपने बारे में कब बोलेंगे, अपनी जय कब बोलेंगे। तो हम लोगों ने जय हिंद समाज पार्टी के इस स्लोगन में रखा कि जय हिंद जय समाज। हम लोगों ने नारा दिया कि अब तक आप किसी दूसरे की जय बोल रहे थे। ये भारत की एक परंपरा है कि हम जिसकी भी जय बोलते हैं उसकी जय हो जाती है। फॉर एग्जांपल, यदि एक छोटा सा पत्थर उठा करके किसी ने उसकी जय बोलना शुरू कर दी तो धीरे धीरे टोले मोहल्ले के लोग भी जय बोलने शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वो मंदिर का रूप ले लेता है और उसकी जय, उस पत्थर की जय हो जाती है। तो हमने विचार किया कि आखिर ये समाज जो दूसरों की जय बोलता आया है, 33 करोड़ देवी देवताओं की जय बोलता आया है, राजा रानियों की जय बोलते आया है, ये अपनी जय कब बोलेगा। तो जय हिंद समाज पार्टी के मिशन में इसको हम लोगों ने शामिल किया कि समाज के लोगों से हम लोग अपनी जय बुलवाएंगे और जय हिंद जय समाज का हम लोगों ने नारा दिया और जय हिंद समाज पार्टी इसी सिद्धांतों के ऊपर काम कर रही है। सर, जिस तरह से अभी लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो क्या आपकी पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव लड़े या 2000 उसके बाद में 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे, तो क्या आपकी पार्टी ने इन चुनावों के अंदर हिस्सा लिया था? नहीं, देखिए, 2012 में हम लोगों ने 2009 में दल बनाया, 2012 में हमने 41 सीटों पे चुनाव लड़ाया। गोंडा की तरफगंज सीट पे हमारा हाईएस्ट 17,000 था। बाकी सीटों पे हम 11,000, 12,000, 10,000 इस तरह से करते करते वोट पाए। फिर 14 में हमने 10 सीटों पे लोकसभा प्रत्याशी को भी लड़ाने का काम किया था। 19 में हम बहुत चुनिंदा सीटों पे प्रत्याशी उतार पाए। 2022 में अखिलेश यादव जी के साथ हम अलायंस का हिस्सा बन गए और हम हिस्सा अखिलेश यादव जी का सिर्फ इसलिए बने कि हमारी उनकी विचारधारा मिलती जुलती थी। हमने ये देखा, मैं खास करके निषाद समाज से हूँ, मैंने ये देखा कि निषाद के लिए यदि किसी ने किया है कुछ तो उस व्यक्ति का नाम मुलायम सिंह यादव है। एकल नेता मुलायम सिंह यादव ने देखा कि हमारे समाज की एक बेटी फूलन देवी थी, उनकी मर्यादा लूटी गई,
उन्होंने सामंतियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। वो जेल चली गई और लगातार 11 साल तक जेल में रही। जानवरों की तरह उनके साथ सलूक किया जाता था। सामंती हमेशा चाहते थे कि वो मर जाए जेल में ही, उसका नामो निशान मिट जाए। माननीय मुलायम सिंह यादव की नज़र पड़ी कि यह गरीब की बेटी है, इसके साथ ज्यादती हुई है, उसको हमें निकालना चाहिए। माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री काल में उसको निकालने की पहल किया उन्होंने। आप विचार करिए कि उस समय कितने अन्य जाति के लोग रहे हैं, या खास करके क्षत्रिय जाति को मैं कहता हूं कि कितने विधायक रहे होंगे जो माननीय मुलायम सिंह का विरोध किए होंगे। यह जाति के हिसाब से जोड़ करके देखें तो इन लोगों ने विरोध किया होगा, लेकिन माननीय मुलायम सिंह एक पहला नेता थे। उन्होंने कहा कि इस गरीब की बेटी को मुझे बाहर निकालना है। जेल से बाहर निकाला, और सिर्फ निकाला ही नहीं, ले जाकर के सांसद भी बनाने का काम किया उन्होंने, और सदन में पहुंचाने का काम किया, ताकि वह सदन में अपनी बात रखेगी, अपनी पीड़ा को बताएगी कि हमारे जैसे लोगों के साथ ऐसा भी होता है। तो हम समझते हैं कि हमारी विचारधारा उनसे मेल खाती थी, और समाज के प्रति उनकी संवेदना की वजह से हम 2022 में माननीय अखिलेश जी के साथ जुड़ गए। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने अंतिम समय के दौरान 17 जातियों को ऐसी में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, तो आपका इन 17 जातियों को आरक्षण को लेकर आपके क्या विचार है? देखिए, 17 जाति के आरक्षण को लेकर के समाजवादी पार्टी ने जब भी सरकार रही है, समाजवादी पार्टी ने प्रयास किया है, लेकिन केंद्र में समानांतर सरकार न होने के वजह से उसके ऊपर बहुत बेहतरीन रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि केंद्र सरकार विपरीत की रही है और केंद्र सरकारों ने हमेशा ठुकराने का काम किया है। अब मैं तो इन 17 जाति के लोग, बल्कि निषाद समाज के लोगों से खास करके निवेदन करना चाहता हूँ या कर रहा हूँ कि भाइयों, आप लोगों को आरक्षण के नाम पे, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले निषाद समाज के कुछ नेताओं ने आरक्षण के नाम पे लखनऊ ले जाने का काम किया, और उन भाजपा के नेताओं को बुला करके कहा कि ये समाज के लोग आरक्षण मांगने के लिए आए हैं। आरक्षण नहीं दिया गया समाज को। गृह मंत्री ने भी वादा किया, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं योगी जी, हालांकि ये अजय सिंह बिष्ट हैं, मैं किसी भी तरह से इनको योगी नहीं मानता हूँ, योगी का काम राजनीति नहीं करना होता है। तो अजय सिंह बिष्ट जी जो हैं, वादा किए कि नहीं, आरक्षण की सूची में निषादों को रखा जाएगा, नहीं रखा गया। अब निषाद समाज को ये प्रयास करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बदल, क्योंकि 1-2 दिन का मामला नहीं है, 10 सालों से लगातार झूठ बोला जा रहा है, और झूठ बोल करके समाज को गुमराह कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि निषाद लोग यदि इस बात को समझ रहे होंगे तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से बेदखल करेंगे। निश्चित ही निषादों ने वोट नहीं दिया तो भाजपा सरकार बनाने में कामयाब नहीं होने वाली है। जिस तरह भी आपने बताया कि आपका गठबंधन 2022 के चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी से था, 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इसको लेकर आपकी पार्टी का क्या एजेंडा है, और क्या आप समाजवादी पार्टी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में रहेंगे? अभी तो फिलहाल मैं हूं और रहूंगा, क्योंकि हमारा अलायंस सीटों का नहीं है, ठीक ना। हमारा अलायंस जो है समाजवादी पार्टी से विचारधारा का है, ठीक है। हमारी उनकी विचारधारा सेम मिलती है, और जब विचारधारा का मिलन है तो इसमें कोई विषय ही नहीं है। हाँ, अखिलेश जी को जब लगेगा कि नहीं इन लोगों को भी सीटें देना चाहिए तो ज़रूर देंगे, और मैं भी अपने पार्टी के किसी पदाधिकारी को चुनाव ज़रूर लड़ाऊंगा, मुझे पूरा भरोसा है। और हम लोग 80 की 80 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता जय हिंद समाज पार्टी के पदाधिकारी हर सीट पे लगे हुए हैं और अपनी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। समाजवादी अलायंस या इस गठबंधन का जो भी सहयोग प्रत्याशी होगा उसका संपूर्ण समर्थन करके हम जिताने का प्रयास करेंगे। जिस तरह समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज को लेकर पीडीए का नारा दिया, उसके ऊपर काम कर रही है, तो आपको क्या लगता है इससे समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी, और आपके क्या विचार हैं पीडीए को लेकर? बिल्कुल, पीडीए को देखिए, एक तो मैं भी पीडीए का हिस्सा हूं, क्योंकि मैं भी पिछड़ा ही हूं। पीडीए अब इस बात को समझ गया है, अल्पसंख्यक तो समझ ही रहा है, दलित भी समझ रहा है और पिछड़ा भी समझ रहा है।
कि भारतीय जनता पार्टी, बल्कि भारतीय झूठ पार्टी है, भारतीय जनता नहीं, भारतीय झूठ पार्टी है। ये झूठ बोलने वालों के ऊपर से लेकर के नीचे तक जितने नेता हैं, इसमें सब झूठे बोलने वाला है। देश का प्रधानमंत्री इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो पहले ही चुनाव में 14 में कह रहे थे कि हम 15-15 लाख रुपया देंगे। 15 लाख की बजाय लोगों को 5 किलो राशन पे ला करके खड़ा कर दिया। और हमारे समाज के साथ तो इन लोगों ने बहुत ही अभद्रता करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तो हमारे समाज के लोगों को मत्स्य आवास दिया जाता है, मछुआ आवास, जो 3,05,000 का था, वो उस पैसे को काट करके 1,05,000 कर दिया है। हमारे समाज के कुछ नेता उसमें मंत्री भी बने हुए हैं, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि जो समाज का हितैषी नहीं हो सकता है, हमें उसका साथ छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो लोग क्यों छोड़ेंगे? वो लोग तो भाई अपना परिवार चलाने वाले लोग हैं। ये जो परिवार चलाएगा वो समाज का काम थोड़ी करेगा। अब ये समाज को तो समझना पड़ेगा, समाज को समझना ही पड़ेगा। और समाज इस बार समझ भी रहा है और समाज जवाब देगा। इस बार समाज ने मूड बना लिया है कि हम जवाब देंगे और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से तो ख़त्म कर ही देंगे। जिस तरह से देश के अंदर जातिगत जनगणना की मांग चल रही है, क्या आपकी जय हिंद समाज पार्टी भी जातिगत जनगणना की मांग करती है? क्योंकि एक नारा लग रहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। बिल्कुल, मैं इसके पक्ष में हूँ। जातिगत जनगणना होनी ही चाहिए। ये तो कन्फर्म हो जाए कि किस जाति के लोग कितनी संख्या में हैं और मानक के आधार पर कितना उनका हिस्सा बनता है, उनकी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे समाज के लोग पता नहीं कितने दिनों से आरक्षण मांगते मांगते मर गए, कितने लोग मर गए, लेकिन आरक्षण नहीं मिला। कितने समाज के नेता समाज को गुमराह करते रहे, आरक्षण नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अभी आपने देखा कि 10% सवर्णों को आरक्षण लागू कर दिया गया। ये कहाँ क्या न्याय है भाई? महाराष्ट्र में अभी मैं सुबह न्यूज़ देख रहा कि वहाँ मराठा आरक्षण लागू कर दिया गया, वहाँ कोली समाज के लोग, हमारे समाज के लोग हैं, वो आरक्षण की मांग करें, बेचारे उनको मिल ही नहीं रहा है। मतलब जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, जिनके पास रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं है, खेती का साधन नहीं है, वो आरक्षण मांग रहे हैं, उनको मिल ही नहीं रहा है। जो संपन्न लोग हैं उनको आरक्षण दिया जा रहा है। यह कौन सी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है। ये तो अब 2024 में देखिए, भारतीय जनता पार्टी का समय पूरा हुआ या अभी जाने वाली है। जिस तरह समाजवादी पार्टी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के तहत पर एक टिकट वितरण कर रही है, तो क्या लग रहा है कि 2024 के चुनाव में इससे समाजवादी पार्टी को फ़ायदा होगा? क्योंकि गोरखपुर से भी एक आपके ही समाज से आने वाली, निषाद समाज से आने वाली काजल निषाद जी को लोकसभा का टिकट दिया गया है। तो क्या लगता है कि जो समाजवादी पार्टी कह रही थी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के तहत ही हम लोकसभा चुनाव के टिकट देंगे, तो समाजवादी पार्टी इस वादे पे पूरा उतर रही है? बिल्कुल, एकदम पूरा उतर रही है। आप देख लीजिए, जहाँ भी सीट उन्होंने दिया है, देख करके हर समाज के लोगों को देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी में समाजवाद है भाई, तभी तो हम जैसे लोग उनके साथ खड़े हैं। समाजवादी की विचारधारा समाजवाद पे ही आधारित, और हर जाति के लोगों को टिकट देने का काम समाजवादी कर रही है। अभी इतने टिकट वितरित किए गए हैं, उनमें आप देख लीजिए। जिस तरह से 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज के ऊपर मेहनत कर रही है और उन्होंने संजय निषाद जी के ऊपर भी काफ़ी गठबंधन किया, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, तो क्या लग रहा है निषाद समाज इस बार 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा? भारतीय जनता पार्टी को निषाद समाज किसी कीमत पे वोट करने वाला नहीं है। और रही संजय निषाद की बात, तो संजय निषाद के बारे में निषाद समझ गए हैं कि रामायण का वो एक दोहा याद आता है, वो याद कर लिए हैं संजय भाई। नाथ सकल में संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। तू अपने बच्चों और परिवार के साथ तू भाजपा की गुलामी करने वाले लोग हैं, वो समाज को न्याय और अधिकार नहीं दिला सकते। जहां समाज के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, वहां उनकी बोलती बंद हो जाती है। मैंने बताया ना कि जहां समाजवादी सरकार 3,05,000 रुपया एक आवास का दे रही थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी में 1,05,000 रुपया दिया जा रहा है। आखिर कब बोलेंगे ये मंत्री महोदय? ये समाज के साथ अत्याचार पे बोलने वाले लोग नहीं, ये बस जी हुजूरी करने वाले लोग हैं। आरक्षण के नाम पे समाज को धोखा देने वाले लोग हैं। निषाद राज को एक चीज़ तो मैं बता दूं कि जो भी किसी महापुरुष का नाम ले करके दल बनाता है या संगठन बनाता है, तो समझ लीजिए कि वह उस महापुरुष को बेचने जा रहा है। उसके अलावा उसका दूसरा कोई काम नहीं होता है। ठीक ना? हम लोगों ने जब नारा दिया था
तो हमारे जय हिंद समाज पार्टी के मिशन में है, हम लोग बोलते भी हैं, जाति मजहब सब बकवास, हम सब की हो एक आवाज़, जय हिंद जय समाज। यह हिंदुस्तान जिंदाबाद रहना चाहिए। और हम एक सामाजिक प्राणी हैं। जाति, हम तो उस समाज से आते हैं कि हमारे समाज के लोगों ने यदि नाव में बिठा करके पार करने का काम किया तो किसी से जाति मजहब पूछने का काम नहीं किया। तो हम सामाजिक प्राणी हैं। हम रोड पे चलते हैं, कोई व्यक्ति गिरा हुआ है तो हम उससे ये नहीं पूछते कि तुम कौन बिरादर हो, कौन मजहब। हम सामाजिक प्राणी है, इस नाते उसको उठा करके उसकी उचित व्यवस्था करने का काम करते हैं, अस्पताल पहुंचाने। या हमें भूख लग जाती है तो हम ये थोड़ी देखते हैं कि यार किस जाति की दुकान है, हमको खाएंगे या पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस मिशन पे जय हिंद समाज पार्टी काम कर रही है कि जाति मजहब धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके सियासत हो, लोगों को ये बात समझ में आए। ये धर्म से भी ऊपर उठना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी जो है, राम के नाम पर केवल वोट मांगने का, मतलब ये राम भाजपा के वोट दिलाने वाले राम रह गए हैं, ठीक ना। उस राम के प्रति जो लोगों के दिलों में भावना थी, हिंदुओं में जो भावना थी, उस भावना को तोड़ने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। राम किसी पार्टी के एजेंडे में नहीं होने चाहिए। भगवान जो है किसी पार्टी के एजेंडे में नहीं होने चाहिए। ये राम तो थोपे जाने वाले लोगों के, अभी हम लोग 25-30 साल पहले देखा करते थे कि जितने पिछड़े के बच्चे होते थे, पिछड़े और दलित के बच्चे होते थे, तो स्कूलों में उसके नाम के आगे उसकी जाति नहीं लिखी जाती थी। यदि मैं निषाद हूँ तो मेरे टाइटल के आगे निषाद नहीं लिखते थे मास्टर जी लोग, उसकी टाइटल के आगे राम लिखा जाता था। दलित के बच्चे के टाइटल के आगे राम, तो राम जबरदस्ती चिपकाया जा रहा था, वो राम चिपकाने वाला राम था। उसी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के जो राम है, ये केवल वोट, अभी इन लोगों ने कहा था एक बात, बड़ा अच्छी बात आपने याद दिला दी। इन्होंने कहा था 2022 के इलेक्शन के दौरान कि जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि राम को क्या मोदी जी लाए थे? भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का अभी जन्म भी नहीं हुआ होगा, पता नहीं कई हजार साल से राम स्थापित हैं। हम लोग सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, सनातन सभ्यता को मानने वाले लोग हैं। हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग भी रामचरितमानस को पढ़ा है। रामचरितमानस में लिखा गया है कि जब दशरथ को चौथापन आ गया तो चौथापन में उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा कि हमारा तो कोई बच्चा हुआ ही नहीं, तो फिर राज कैसे चलेगा? तो राज नहीं चलेगा, कोई उपाय लगाइए गुरुजी। तो उन्होंने कहा कि श्रृंगबेरपुर चले जाओ आप, और वहाँ श्रृंगी ऋषि हैं, श्रृंगी ऋषि को बुला लाओ और श्रृंगी ऋषि यज्ञ करेंगे तो तुम्हारा बच्चा होगा। तो श्रृंगी ऋषि, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रामचरितमानस कह रहा है। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया, उस यज्ञ से खीर निकला, और खीर जब तीनों रानियों को खिलाया गया तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुए। वो श्रृंगी ऋषि, आप जानकारी ले सकते हैं, वह कश्यप ऋषि के पौत्र यानी निषाद थे, वो भी निषाद थे। आप बताइए कि जिसने अपने तपोबल से, उनके अंदर इतनी बड़ी तपस्या थी, इतने तपोबली थे कि अपनी तपस्या के दम पे जिसने राम को लाने का काम किया, सबसे पहले वहाँ उसको सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। सबसे पहले तो यानी सनातन संस्कृति को ये लोग मानने वाले हैं, तो सबसे पहले इस देश में श्रृंगी ऋषि का सबसे विशाल और भव्य मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि राम का दर्शन उन्होंने हमारा कराया था, इस देश को राम दिया था उन्होंने, तो उनको सम्मान मिलना चाहिए। इनको इन सब विषयों से मतलब नहीं है। राम को लोग जानते हैं, इसको भजाना है बस, ठीक ना। राम के नाम पे अब इनको वोट मिलने वाला नहीं है, इनका काम खत्म होने जा रहा है। झूठ एक कितना देर तक चलेगा? रेत का महल टिकता नहीं है, हवा में उड़ जाता है, और ये उड़ने वाले हैं इस बार। मोदी इस बार जाने वाले हैं, जाने वाले जी। दोस्तों, हमारे साथ जय हिंद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदलाल निषाद जी थे, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार भगवान राम भी नहीं बचा पाएंगे। अब देखना होगा कि 2024 के चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम जी के नाम पर जीतती है या हारती है, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है। वो कहते भी हैं कि जो राम को लेकर आए हम उनको लेकर आए। अब देखना होगा कि जो राम तो आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी आती है या नहीं आती है, तो 2024 के चुनाव के बाद पता चलेगा। धन्यवाद।